एज करते हैं, उससे हम कॉमनैलिटी एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉमनैलिटी एक्सट्रैक्ट करने के बाद पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी आइडेंटिफाई करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं उसके साथ, या इंटरेस्ट का जो हमारा कॉमन इंटरेस्ट होता है उसको एक्सप्लॉइट करके हम एक रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं। दिस इज मोर ऑफ अ फॉर्मल अप्रोच ऑफ टैकलिंग दैट स्टेक होल्डर। ओके, so then comes strategy and strategic thinking. Categorize stakeholders by their strategic posture. What is a strategic posture? Capacity for change in order to influence the outcome of a decision is a strategic posture. ठीक है, यानी कि वो स्टेक होल्डर कितना चेंज हो सकता है उस आउटकम, डिसीजन ऑफ आउटकम को या आउटकम को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, रैंक स्टेक होल्डर इन टर्म ऑफ देयर रिलेटिव कोऑपरेटिव पोटेंशियल। जो हमने कोऑपरेटिव पोटेंशियल की बात की थी, पहले हमने एक सिंगल एग्जांपल में हमने सिंगल स्टेक होल्डर की बात कर रहे थे, तो हमने कहा एक कोऑपरेटिव पोटेंशियल है तो हम उसको करेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास ए बी सी डी चार स्टेक होल्डर्स थे, उनका कोऑपरेटिव पोटेंशियल का रैंक इस तरह जा रहा है। ए हैज लोएस्ट कोऑपरेटिव पोटेंशियल, बी हैज थोड़ा ज्यादा है, सी का मीडियम है, डी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कोऑपरेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, इसके बाद हम इसको कैटेगराइज करेंगे। किस में कैटेगराइज कर रहे हैं? ग्रुप्स विद रिलेटिवली हाई कोऑपरेटिव पोटेंशियल एंड रिलेटिवली लो कॉम्पिटिटिव थ्रेट आर स्विंग स्टेक होल्डर्स, have a strong ability to influence the outcome of a particular situation. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे क्या बात की? हाई कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल एंड रिलेटिवली लो कॉम्पिटिटिव थ्रेट। इसको हमने स्विंग में आइडेंटिफाई किया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्विंग। दोज स्टेक होल्डर्स जो एक कोऑपरेटिव पोटेंशियल, हाई कोऑपरेटिव पोटेंशियल है उनके अंदर और लो कॉम्पिटिटिव थ्रेट है, दीज आर द मोस्ट फेवरेबल ऑफ ऑल। ठीक है, हम इन पे एम्फसाइज करेंगे, इनके जिन पे एम्फसाइज कर रहे हैं उनको हम स्विंग कह रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में थ्रेट इनसे बहुत लो है, लेकिन फ्यूचर में इनसे पोटेंशियल, कोऑपरेटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा हम रीप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम स्विंग में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। And these have strong ability to influence the outcome of a particular situation as well. How can they influence an outcome of a potential situation? क्योंकि हम कह रहे हैं फ्यूचर में जाके ये कोऑपरेटिव पोटेंशियल में चेंज होंगे, तो अगर हम फ्यूचर के एस्पेक्ट से देखें तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको यहां पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देन ग्रुप्स विद रिलेटिवली लो कोऑपरेटिव पोटेंशियल एंड हाई कंपेटिटिव थ्रेट आर डिफेंसिव स्टेक होल्डर्स। Low competitive potential and high competitive threat are defensive. जनरल अंडरस्टैंडिंग किसी की, ये डिफेंसिव कौन होंगे या डिफेंसिव स्ट्रेटेजी किस पे लगाएंगे आप? ऐसी कंपनी जिसके साथ हमें थ्रेट आगे जाता है कि उसके साथ हम अलाइन कर सकेंगे। एग्जैक्टली। एनीवन एल्स? बुरेर। कोऑपरेटिव पोटेंशियल लो, लेकिन उसको हम डिफेंसिव क्यों लगा रहे हैं उसके ऊपर? व्हाट डज डिफेंसिव मीन इन कॉमन टर्म्स? डिफेंसिव क्या मतलब होता है? अगर बिल्कुल लेमैन टर्म से बात करें तो हम कहेंगे इससे बच के रहेंगे, कह सकते हैं। ठीक है, क्यों बच के रहेंगे? या बस डिफेंसिव स्ट्रेटेजी लगानी है उसके ऊपर, हमने कुछ करने की जरूरत नहीं है उससे, बस जितना उसका लिंकर ऑन कर सकते हैं लिंकर ऑन करें। क्यों लिंकर ऑन कर रहे हैं? ये क्यों डिफेंसिव स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम रियलाइज कर चुके हैं कि कोऑपरेटिव पोटेंशियल फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, करंट बिहेवियर स्टडी कर लिया, अब फ्यूचर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये फ्यूचर एनालाइज कर रहे हैं। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेटिव पोटेंशियल इज लो, फ्यूचर में ये हमारे लिए कोई कोऑपरेटिव पोटेंशियल नहीं क्रिएट करेगा, हमारे इन्फ्लुएंस इन आर बेनिफिट शायद ना हो उसका, लेकिन उसका थ्रेट हाई हो सकता है फ्यूचर में। तो ऐसे प्लेयर को हम
डिफेंसिव स्ट्रेटजीज के ऊपर लगाएंगे, वी वुड नॉट वांट कि हम इस पे एग्रेसिवली मूव करें या इससे बहुत ज्यादा अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं इस पे टाइम लगाना वुड बी समवॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, कैन बी सेड, ठीक है। लेकिन इनको मैनेज करना होता है। मैनेज कैसे करना होता है, वी विल बी लुकिंग लेटर इनटू द चैप्टर्स एज वेल, कि कैसे मैनेज करना होता है। अगर वो अपने लिमिट से क्रॉस कर रहा है, हाँ, तो सेंसिबल होंगे। लिमिट से क्रॉस कर रहा है इस करंट बिहेवियर। करंट बिहेवियर की टर्म्स में आप डिसीजन नहीं ले रहे होंगे, आप डिसीजन लेंगे फ्यूचर बिहेवियर की टर्म्स में। और फ्यूचर बिहेवियर की दो डायमेंशन है, या तो कंपेटिटिव थ्रेट आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, यानी कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू थ्रेट क्रिएट हो जाएगा, या वो कोऑपरेटिव पोटेंशियल होगा, मतलब कोऑपरेट करेगा आपके साथ, पोटेंशियली आपकी फेवर में काम कर रहा होगा, बिजनेस की फेवर में काम कर रहा होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में काम कर रहा होगा। इन दो फ्यूचर ट्रेड्स की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि आप उसके साथ कैरी ऑन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। करंट बिहेवियर पे नहीं जाना आपने। करंट बिहेवियर माइट बी बिकॉज ऑफ सम बॉटलनेक, बिकॉज ऑफ सम इशू। उसको कैसे रिजॉल्व करना है, हमने पीछे 6-7 क्वेश्चंस की एक स्कीम देखी कि उसको कैसे रिजॉल्व करना है। सॉरी, डिफेंसिव इज अ स्ट्रेटेजी जो हम अभी से लगाना शुरू हो जाएंगे, अभी से लगाना शुरू हो जाएंगे फ्यूचर पोटेंशियल की बेस पे अभी क्या करना है हमने, ठीक है। सो हमने आइडेंटिफाई किया कि आजकल हमारे किसी के साथ अच्छे टाइज नहीं है, ठीक है, ये तो हमने करंट बिहेवियर आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन क्या फ्यूचर में हमारे लिए कैसा होगा वो? फ्यूचर में हमारे लिए इट वुड हैव रीच्ड अ हाई कोऑपरेटिव पोटेंशियल विद अ लो कंपैरेटिव थ्रेट। तो हमने इसके साथ जो मसले थे करंटली हमारे, हमने उनको रिजॉल्व किया। फॉर एग्जाम्पल आवर इशू वॉज लेट्स से एक्स वाई जी, 3 इश्यूज थे हमारे इसके साथ, ठीक है। इन 3 इश्यूज पे हमने काम किया क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में हमारे लिए दिस कैन बी बेनिफिशियल। लेकिन इसके साथ जो इश्यूज होंगे इसको हम रिजॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम वी वुड गिव देम एन एडिक्वेट टाइम इनको मैनेज करने के लिए। वो कैसे मैनेज करते हैं, वी विल बी लुकिंग इट इनटू इट लेटर। देन ग्रुप्स विद रिलेटिवली हाई cooperative potential and relatively low comparative threat are offensive stakeholders, ठीक है, can help a great deal in achieving objects but pose a relatively little threat, ठीक है। यानी कि high cooperative potential relatively high threat and high cooperative potential। तो हम यहां पे ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी इनके साथ लगा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि ये हमें फ्यूचर में हेल्प तो कर सकते हैं, इनका कोऑपरेटिव पोटेंशियल जो है वो हाई है, ये फ्यूचर में हमें हेल्प कर सकते हैं, लेकिन दे पोज अ रिलेटिवली हायर लेवल ऑफ थ्रेट, ठीक है। तो इनके साथ जो स्ट्रेटेजीज हम लगा रहे होंगे या जिस तरह से लेके चल रहे होंगे ऑफेंसिव, इन तरह के स्टेक होल्डर्स को हम ऑफेंसिव स्टेक होल्डर कैटेगराइज कर रहे हैं और उनके साथ अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजीज लेके चल रहे होंगे। Then group with relatively low cooperative potential and low competitive threat, इनको हम कह रहे हैं होल्ड। मैंने बात की थी कि इनको हम मैनेज कर रहे होंगे, किसी न किसी तरह मैनेज कर रहे होंगे। These are our favorites, इनके पास हम जा सकते हैं, लेकिन हमें ये रियलाइज करना है कि इनकी थ्रेट लेवल इज हाई। इनको हम स्ट्रेट अवे होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इनको स्ट्रेट अवे होल्ड क्यों कर रहे हैं? जो पोटेंशियल है फ्यूचर में, और फ्यूचर को ही एनालाइज करना चाह रहे हैं, और फ्यूचर में थ्रेट भी नहीं है। अगर थ्रेट भी नहीं है और पोटेंशियल भी नहीं है तो यू जस्ट होल्ड ऑन टू देम। ना ये हमें कोई नुकसान दे सकते हैं, ना कोई हमें बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नुकसान और बेनिफिट दोनों चीजें नहीं कर सकते तो वी विल होल्ड। अगर बेनिफिट नहीं कर सकते लेकिन नुकसान दे सकते हैं तो फिर भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर नुकसान नहीं दे सकते, बेनिफिट बहुत ज्यादा दे सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देम, ठीक है। दो स्टेक होल्डर शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड द मोस्ट। और नुकसान बेनिफिट इज हाई लेकिन उसकी कॉस्ट भी हाई है, उसको देखभाल के देख समझ के आगे चलेंगे, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ कैटेगराइजिंग कि आपके स्टेक होल्डर कहां पे फॉलो इन कर रहे हैं। जहां पे फॉलो इन कर रहे हैं
लेटर इन टू द कोर्स हम ये भी देख रहे होंगे किस किस्म के स्टेक होल्डर पे हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे स्टेक होल्डर को मैनेज करने के लिए। अगर मैं सिंपली एक रफ आपको दूं तो हो सकता है इसका जो टाइम ग्राफ है वो टाइम ग्राफ इसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम ग्राफ हम छोड़ते हैं, मैक्सिमम टाइम लेट्स से हमारे पास अगर हम कहते हैं 100 है तो शायद हम 70 इसको दे रहे हो, हम 15 इसको दे रहे हो, हम 10 इसको दे रहे हो, 5 इसको दे रहे हो। ठीक है, अब रिलेटिव टर्म्स में ये एक रफ डिवीजन ऑफ टाइम की मैं बात कर रहा हूं। रिलेटिव टर्म्स में हम डिफेंसिव को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ऑफेंसिव को कम टाइम दे रहे हैं, क्योंकि ऑफेंसिव अगर पॉपअप भी करता है तो थ्रेट के साथ साथ वो एक पोटेंशियल भी लेकर आ रहा है। लेकिन अगर डिफेंसिव स्टेक होल्डर पॉपअप करता है तो वो सिर्फ थ्रेट लेकर आएगा, वो पोटेंशियल कोऑपरेटिव पोटेंशियल नहीं लेकर आएगा। ठीक है, तो वी नीड टू बी केयरफुल कि हम किसको कैसे किस तरह से आगे मैनेज कर रहे होते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ थिंकिंग हाउ टू मैनेज, उसको कर कैसे होते हैं, वी आर लुकिंग इनटू इट इन डिटेल लेटर। अच्छा, देन इट सेज डेवलपिंग स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉर स्टेक होल्डर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रिएटिंग वैल्यू बाय चेंजिंग द रूल्स। बाय चेंजिंग द रूल्स क्या मतलब है? फॉर्मल चेंज इन द रूल्स लेकर आ सकते हैं हम, जिसकी वजह से हम वैल्यू क्रिएट कर लें, जो हम जिस तरह से हम साथ डील कर रहे हैं, जो हम अपना विजन, वैल्यूज, मिशन हमने उनके साथ डिफाइन किया हुआ है, गोल्स डिफाइन किए हुए हैं, उनको हम ट्रिगर कर दें। चेंज इन द डिसीजन फोरम, इसी को एग्जांपल देगा, चेंज इन द डिसीजन फोरम। व्हाट डज दिस मीन? एक डिसीजन फोरम को आपने चेंज करवा दिया। अच्छा, थर्ड की हम बात करते हैं, चेंज इन द काइंड ऑफ डिसीजंस दैट आर मेड। एनीवन? जो हमने उसमें ले डाउन डिसीजन लिए होते हैं उसमें कुछ चेंजिंग नजर आ रही है। क्या आप थर्ड के बता रहे हैं? थर्ड का आपने कहा कि जो लेड आउट डिसीजन होते हैं उस डिसीजन आपने डिसीजन कर लिया उसमें अगर कुछ चेंजिंग आ रही है। हाँ, नहीं, काइंड ऑफ डिसीजंस। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इलेबरेट करता हूं इसको। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से कौन कौन वाकिफ है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर आजकल के जमाने में, कोई भी काम करना हो पाकिस्तान में बहुत एक्टिव है। सॉरी, एनओसी लेना, कुछ भी करना है आपने, कुछ भी काम करना है आपने, आपको ईपीए का अप्रूवल जरूरी चाहिए। ठीक है, तो आपने अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है, वेस्ट वाटर है, आपकी यार तो प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम है, आगे आपकी ज़राअत का इशू है, उसमें ये सारी चीज़ें अफेक्टिव हैं सर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई भी चीज़ है उसमें ईपीए का अप्रूवल जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो रहा है। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी फॉर फैक्ट्रीज लेट से, वो आपकी फैक्ट्री को बंद नहीं कर देंगे। आपकी फैक्ट्री अगर एडवर्स कोई काम भी कर रही है तो वो दे वुड नॉट टेक अ डिसीजन दैट द फैक्ट्री शुड बी क्लोज डाउन until 6 months for this to be in effect. उनके जितने डिसीजंस होते हैं ना, वो एक ऑल्टरनेट डिसीजन के फॉर्म्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करें 6 महीनों में, ठीक है, स्मॉग एंटी एयर पोल्यूशन कंट्रोल एपीसीज इंस्टॉल करें, ठीक है। इस किस्म के उनके डिसीजन ऑल्टरनेट डिसीजंस होते हैं। सो व्हाट दे डू, चेंज द काइंड ऑफ डिसीजन दैट आर मेड। आप अपने डिसीजन को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं। आप उनको ये नहीं कह रहे कि आपने जो वेस्ट वाटर अपना कर रहे हैं उसकी वजह से फिश इकोसिस्टम, उसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड, ये सब कुछ खराब हो रहा है तो हम ये करेंगे, आप खिलाफ ये एक्शन लेंगे, ये एक्शन लेंगे, ये एक्शन लेंगे। आपका डिसीजन ये नहीं होता। आपका डिसीजन ये होता है कि आप एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल कर लें, दैट्स इट, ठीक है। तो आपने ऑल्टरनेट डिसीजन ले लिया। आपने वो जो हार्श साइड ऑफ डिसीजन, रिजल्ट दोनों कॉमन है, रिजल्ट में कोई चीज नहीं आया। रिजल्ट क्या कॉमन है कि आपका वेस्ट वाटर जो है वो ट्रीट हो रहा है, फिश इको या रिवर इकोसिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को खराब नहीं कर रहा,
रिजल्ट आपने वही अचीव किया, लेकिन डिसीजन का टाइप आपने चेंज कर दिया। डिसीजन अब आप इस तरह डिसीजन नहीं ले रहे कि एक नेगेटिव डिसीजन नहीं ले रहे, डिसीजन का रिजल्ट वही रखते हुए एक डिसीजन का जो इंपैक्ट है उसको पॉजिटिव रख के डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेज आपने वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिंग वैल्यू बाय चेंजिंग अ रूल। तो आपने रूल चेंज कर दिया कि हम सजा उसको हम पेनलाइज नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम एक ऐसी अप्रोच की तरफ लेके जाएंगे जिसकी वजह से जो हम रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं वो रिजल्ट भी अचीव हो जाए। आपकी बुक में मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल दी हुई है, आई वुड नॉट इलेबोरेट ऑन इट क्योंकि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल पढ़िएगा बुक वाली और हम डिस्कस करेंगे उससे नेक्स्ट क्लास में ये क्या कहता है वो इस रूल पे, थर्ड पॉइंट पे। देन चेंज इन द डिसीजन फोरम, डिसीजन फोरम में चेंजेस, जिरगा वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स। हम डिसीजन फोरम को हमने टोटली चेंज कर दिया। हम कोर्ट ऑफ लॉ से डिसाइड नहीं कर रहे, हम एक ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल के थ्रू डिसीजन करवा रहे हैं। ठीक है, देन डिसीजन फोरम्स कैन बी मल्टीपल, इंटरनल ऑडिट, फॉर एग्जांपल एक कंपनी की बात करता हूं मैं, कंपनी इन इटसेल्फ अपने डिसीजंस को मैनेज करने के लिए इंटरनल ऑडिट्स होते हैं जो डिसाइड कर रहे होते हैं, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट्स होते हैं जो आपके डिसीजन फोरम्स होते हैं, मैनेजमेंट कमेटीज होती हैं, डिसिप्लिन कमेटीज होती हैं। ये ऑल्टरनेट फोरम्स हैं, एक ही किस्म के एक ही स्टेक होल्डर को मैनेज करने के लिए ऑल्टरनेट फोरम्स हैं। सो समवन राइट से हम मैनेजमेंट कमेटी, अगर कोई समवन इज इन्वॉल्व्ड, हैज बीन कॉट इन्वॉल्व इन अ मैल प्रैक्टिस, तो हो सकता है इसको कहा जाएगा को मैनेजमेंट कमेटी के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। उसका ऑल्टरनेट कुड हैव बीन कि उसको डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, एंड ऑल्टरनेट कुड हैव बीन कि उसको फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ये तीनों काम ऑलमोस्ट सेम ही कर रही हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नोयत पे कर रही हैं, ऑल्टरनेट्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो आपने डिसीजन फोरम को आपने टोटली चेंज कर दिया, रिजल्ट आप सेम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। देन फॉर्मल चेंजेस इन द रूल, फॉर्मल चेंजेस इन द रूल वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन इटसेल्फ। आपने कोई रूल, सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए थे कि इन रूल्स के थ्रू हम वैल्यू क्रिएट करेंगे, उन रूल्स के थ्रू वैल्यू क्रिएट नहीं की जा रही, नहीं हो सक रही, तो आपने किसी स्पेसिफिक स्टेक होल्डर के लिए उन रूल्स को अमेंड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा रूल 3A इस स्टेक होल्डर पे नहीं होगा, उसकी जगह 3B अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपने वो वैल्यू क्रिएट करने के लिए उन स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स के लिए उन फॉर्मल रूल्स को ही अमेंड कर दिया। सो रूल्स अमेंड करना इज द फर्स्ट टेक्निक, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एंड बहुत कॉमनली यूज टेक्निक। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर हमने सप्लायर्स को डील करना है तो उनके लिए ये रूल बुक है, अगर हमने कस्टमर्स को डील करना है तो उनके लिए ये रूल बुक है, तो हम सबके लिए एक अलग रूल बुक्स लेके चलते हैं। एम्प्लॉइज HR मैनुअल एक टोटली अलग चीज है, हालांकि एम्प्लॉइज आर ऑल्सो ह्यूमन, कस्टमर्स आर ऑल्सो ह्यूमन, लेकिन हम दो सेट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर स्टडी कर रहे हैं, तो दो डिफरेंट सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए डिफरेंट मैनुअल्स, डिफरेंट फॉर्मल रूल्स दिया है जिसकी वजह से उनको वैल्यू आपस में ट्रांसफॉर्म हो सके। ठीक है, आपने A टियर कॉन्ट्रैक्टर के लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बना लिए, B के लिए डिफरेंट, C के लिए डिफरेंट, D के लिए डिफरेंट। क्यों किया ये आपने? क्योंकि आपने स्टेक होल्डर को आपस में कैटेगराइज किया और उनके लिए कस्टमाइज किस्म के रूल्स क्रिएट किए जो उनके लिए वैल्यू सर्व कर सकें। फॉर एग्जाम्पल कल वाली क्लास में हमारे एक क्लासमेट हैं, उन्होंने पॉइंट रेज किया कि पेपरा के कुछ रूल्स हैं जिसमें 5 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी उसी तरह के ऑडिट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपने जो 500,000 के प्रोजेक्ट के लिए सबमिट करने होंगे, मतलब एडवर्टाइजमेंट या पेपरा के पॉइंट ऑफ व्यू जो उसके एम्बिट में फॉल कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो रूल 1 कहता है यहाँ पे फॉर्मल चेंजेस इन रूल, उसके बाद उसने पेपरा ने मल्टीपल जगहों पे कैटेगराइज किया हुआ है यही इसी एम्बिग्युइटी को रिजॉल्व करने के लिए कि जो 5 मिलियन का काम कर रहा है उसके लिए 5 लाख वाले बंदे के रूल अप्लाई नहीं होंगे, और जो 5 लाख का काम कर रहा है उसके लिए 5 मिलियन वाले बंदे के रूल अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, हर किसी का एम्बिट अपना है, तो दोनों के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बना लिया। तो हमने स्पेसिफिक स्टेक होल्डर चले गए, कैटेगराइज कर दिया 0 to 500, 500 to 1 million, 1 to 5, 5 and above। ठीक है, कैटेगरीज बना के और फिर उनके लिए स्पेसिफिक रूल्स आइडेंटिफाई करना शुरू है। सॉरी, हाँ, कंपनी क्लास लिमिट लग जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन
उसके बाद सब कैटेगरीज है ना, कि अगर आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं तो आप इस तरह करेंगे, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं तो आप इस तरह करेंगे। वो सब कैटेगरीज में जहाँ जाते रहते हैं ना, वो चेंज होता रहता है, अमेंड होता रहता है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग का रूल जो है वो मैनेजमेंट साइंस की कंपनी के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। फॉर एग्जांपल, जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, कोड होते हैं बिल्कुल हर तो आपकी जो आप लिस्टमेंट करते हैं ना, वहाँ कैटेगराइज करते हैं आपकी कॉस्ट वाइज, पेपरा रूल देन आ जाता है बिल्कुल। और पेपरा रूल के अंदर जो बात हो रही है, दूसरी बात आपको पूरे हमने सिनेरियो में पढ़ा हुआ है, गोल को एक ही है, गोले की है, अगर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, इंटरनल प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है, आपने जाना तो उसी सर्कल के अंदर ही है। बिल्कुल ऐसी है। सिर्फ अपना इंटरेस्ट बात कर रहे हैं, उनकी अपनी फीसें हैं, वो अपनी फीसें हैं, कोई प्रॉपर्टी चक्कर में पड़ा हुआ है, तो ठीक है, ये चीज़ें वहाँ फिक्स ही हो रही है। ऐसा ही है प्लेटफॉर्म या जो एंड गोल है, आपकी चीज़ें प्रोसीजरल है, आपकी वो आपने अपने अपनी बॉडी में रखा। बिल्कुल। अगर मैं इसको सिंपल में कहूँ, लेट्स से पेपर रूल्स होते हैं और उसमें कोई स्लैब्स, कोई सब रूल्स आइडेंटिफाई ना होते, आप एक प्रोजेक्ट करते हैं 500 मिलियन का और आपके साथ बैठे हुए जो एक प्रोजेक्ट करते हैं 5 लाख रुपए का, 500 मिलियन का प्रोजेक्ट करने वाला उन सब रूल्स को फुलफिल कर सकता है जितनी कॉस्ट उस पर इनकर हो रही है। फॉर एग्जांपल, ऑडिट कराना है किसी बिग 5 से, आप तो बहुत इजीली ऑडिट करा लेंगे क्योंकि ऑडिट की कॉस्ट शायद 4 लाख रुपए होगी, लेकिन जो कॉस्ट प्रोजेक्ट ही 5 लाख का कर रहा है वो तो कभी 4 लाख का ऑडिट नहीं कराएगा बिग 5 से। उसकी कैटेगरी रिलैक्स हो जाएगी कि आप कैटेगरी सी में जा सकते हैं, कैटेगरी डी में जा सकते हैं। अगर ये अमेंडमेंट इन रूल्स ना हो तो इनको लगेगा कि मेरी एक म्यूचुअल फ्लो ऑफ वैल्यू नहीं फ्लो हो रही फ्रॉम पेपरा टू हिम, तो इनके लिए उन्होंने अमेंड कर दिया रूल्स को। ठीक है, तो 1 मिलियन से 1 लाख से आप ऊपर जाएगा तो पेपरा कहता है कि 12,000 रुपये देंगे एडवर्टाइजमेंट, आप 99,000 का दे दें। 1000 मिलियन में जो भी बोलेंगे शुरू हो गई है 5 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ ही टेंडरिंग है, यहाँ 4 करोड़ यहाँ दादा बोले कि एग्जाम्पल नहीं देंगे हम, यहाँ भी खच्चर पैदा हो रहे हैं जो पाकिस्तान में सिस्टम है। 1 लाख पर से वो 12,000 फीस ले रहे हैं, उसको रूल को अवॉइड करें, उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी कैटेगरी भी नहीं है उसकी। अगर वो बी कैटेगरी में या ई में है, एक ए में है, वो भी वही काम कर रहा है। बिल्कुल। उसमें ना बड़ी कॉमन इसकी एग्जांपल है कि मिनिमम इतनी वैल्यू होगी तो आपने टेंडर करना है, वरना आप टेंडर नहीं करना, वरना आप बगैर टेंडरिंग के भी सिलेक्शन के बेस पे कर सकते हैं। सो जितने बिल सबमिट होते हैं ना, वो होती है बिट्स एंड पीसेस में। वो कहा जाता है कि इतने का बिल सबमिट करें, इससे ऊपर का अगर हो तो डिवाइड कर दें। वन ऑफ द वेज जिस तरह हम डिफीट कर रहे हैं सिस्टम, खैर वो सिस्टम डिफीट कर रहे हैं वो अलग टोटली अलग एस्पेक्ट निकल जाता है। सो क्रिएट वैल्यू बाय चेंजिंग द रूल, ये हम अप्लाई कर रहे होते हैं स्विंग के ऊपर। ठीक है, जितने रूल बेस्ड क्रिएट वैल्यू बाय चेंजिंग द रूल इज मेजरली फोकस ऑन स्विंग, और इसके थ्रू हम बाकियों को भी मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन मेजरली फोकस ऑन स्विंग। कि इस स्विंग के जो बॉटलनेक्स आ रहे हैं एक्स वाई जी, इनको जो हमने आइडेंटिफाई किया था, फॉर एग्जांपल एक 5 लाख का एक टेंडर वैल्यू की फर्म कर रही है और एक 500 मिलियन का एक टेंडर वैल्यू की फर्म कर रही है, तो उनके लिए हम कुछ रूल्स चेंज कर दें क्योंकि बोथ ऑफ देम और ईदर ऑफ देम कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस इन फ्यूचर। ठीक है, विदाउट बीइंग अ थ्रेट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉर्मली पेपरा या रेगुलेटर अपने रूल्स को अमेंड नहीं करता इस तरह की कैटेगरीज के लिए, बट जस्ट एन एग्जांपल। सो क्रिएटिंग वैल्यू विद ऑफेंसिव स्ट्रेटजीज जो हमें फॉल कर रहे हैं थ्रेट हाई और पोटेंशियल हाई, फ्यूचर थ्रेट हाई है, फ्यूचर पोटेंशियल हाई में जो फॉलोइंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज चेंजिंग द स्टेक होल्डर्स बिलीफ अबाउट द फर्म। ठीक है, यानी कि जो पहली फोरमोस्ट बात करता है वो ये करता है कि आपका बिलीफ कैरी नहीं हो रहा टू देम। फॉर एग्जाम्पल ग्रामीण बैंक, अगर ग्रामीण बैंक का किसी को बिलीफ फॉरवर्ड हो रहा है, जो उनका बिलीफ दैट दे कैरी इज सर्विंग द बॉटम लाइन या अपलिफ्टिंग द बॉटम लाइन, अगर ये बिलीफ नहीं कैरी हो रहा तो समवन वुड से वो तो सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और चले स्मॉल कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो एक अलग बिजनेस सेगमेंट हो गया उनके लिए, लेकिन उनका बिलीफ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सक रहा, तो दे माइट बी अ कॉम्पिटिटिव थ्रेट फॉर फ्यूचर।
लेकिन अगर किसी का बिलीफ, जो असल बिलीफ वो कैरी कर रहे हैं, दैट बिलीफ इज कि उन्होंने बॉटम लाइन को अपलिफ्ट करना है। ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा उन्होंने काम शुरू किया था इनिशियल लेवल पे। तो उनका बिलीफ क्या है कि बिल्कुल बॉटम लाइन, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या बॉटम लाइन वर्कर्स जो हैं, जो बॉटम लाइन इंडस्ट्री जो है उसको अपलिफ्ट करें। एंड नाउ दे हैव अ गुड बिलीफ। अगर ये बिलीफ आपने ट्रांसफर कर दिया इन ऑफेंसिव को, तो दे माइट ऑटोमेटिकली शिफ्ट इनटू द स्विंग कैटेगरी, क्योंकि वो फुट फ्रॉम अ थ्रेट पोटेंशियल तो थे वो, लेकिन अब जब आपने बिलीफ ट्रांसफर किया तो उनकी जो थ्रेट की एबिलिटी है, वो थ्रेट की एबिलिटी को आपने लो कर दिया। ठीक है, दिस इज हाउ यू डील विद वन ऑफ द डीलिंग वेज, डूइंग समथिंग डिफरेंट। आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हम वी आर नॉट कॉमन, हम कुछ, क्या हम सब कुछ या हम कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं, हट के कर रहे हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री। वॉलमार्ट, एवरीडे लो, हम कुछ हट के करना चाह रहे हैं। ठीक है, हट के करने चाहने का मतलब क्या है, हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं कंपेटिटिव थ्रेट। अगर हम कुछ हट के कर रहे हैं तो हमें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका थ्रेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया, बिकॉज ही वुड नाउ not take us as a threat in future, क्योंकि we are doing something different. Walmart is not a grocery store. Walmart is an experience for everyday low wage earners, for example. ठीक है, तो for that matter, let's say Hyperstar, कोई और हम लेते हैं, Best Cash and Carry, multiple और chains है हमारे पास। ठीक है, those chains would now not think Walmart as a competitive threat. तो उनका competitive threat for Walmart would automatically fall low. ठीक है, then we have trying to change stakeholders objective, कि वो stakeholder हमसे क्या value, क्या reap करना चाह रहा है, हमने उसका objective भी change कर दिया। Adopting stakeholders position, stakeholder की position adopt करने की वजह से we are now in his shoes. We know what he is thinking now. ठीक है, और इस तरीके से we can better analyze our own company, our own position in the mind of stakeholder, और हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप को improve कर सकते हैं in that manner. Linking the issue to others that the stakeholder sees more favorably. Okay, so what does this mean? हमारा एक stakeholder है which is let's say which is tax collecting agent. ठीक है, ये टैक्स कलेक्टिंग एजेंट है, ये टैक्स एजेंसी जो भी कह ले, एजेंसी कह लेते हैं स्टेक होल्डर को ऐड करने के लिए, ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर या टैक्स। टैक्स कलेक्टर्स कह लेते हैं हम। ठीक है, बी एट कोई भी, मल्टीपल कंट्रीज से मल्टीपल टैक्स कलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टैक्स कलेक्टर्स होते हैं, कोई भी हम कह लेते हैं, जेनेरिक रखते हैं हम इसको। टैक्स कलेक्टर्स हैं, इस टैक्स कलेक्टर का जो अप्रोच है वो टूवर्ड्स वॉलमार्ट कुछ और होगा, और इसके अप्रोच टूवर्ड्स लेट्स से सिंगल शॉप पे और होगा। सिंगल शॉप नहीं, मैं एक तरह की उसको कैटेगराइज करना चाह रहा हूं। लेट्स से इस्लामाबाद की एग्जांपल लेते हैं, तो दिस इज मेट्रो पे कुछ और होगा। ठीक है, अब जो मेट्रो के लिए हो सकता है उसकी सख्ती हो, वॉलमार्ट की सख्ती ना हो, क्योंकि वॉलमार्ट से वो रिलेट कर सकता है कि वॉलमार्ट जो है वो एवरीडे लो देता है। तो इसने कहा ये एवरीडे लो देता है, ये मैसेज की हक में काम कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूं, पहले मैं जाके इसको आइडेंटिफाई करता हूं कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है। लेकिन जिस टाइम पे वॉलमार्ट उनको बताता है, सॉरी मेट्रो